गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मिडविल हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों पे, और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने सीरीज़ क्रिएट किया हुआ है, अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। इसमें यूजीसी नेट और पीजीटी टीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं या एनडीए यूजीसी नेट का ओल्ड पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, इतिहास का और प्रथम प्रश्न पत्र का, या फिर पीजीटी टीजीटी के पेपर्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं और लिंक दिए गए हैं। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आई बटन का यूज़ करके भी आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तकावी ऋणों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो सबसे पहला कहता है, ये कृषि प्रयोजन हेतु किसानों को दिए जाते थे। बिल्कुल गलत है। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है तकावी ऋणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट हो रहा है ये तो सही हो रहा है। फिर सेकंड देखते हैं, ये व्यापारिक प्रयोजन हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे, ये इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं, ये चौधरी और मुकद्दम के माध्यम से दिए जाते थे, जो अलग अलग किसानों को वितरण करते थे, ये भी करेक्ट है। चौधरी और खुद मुकद्दम उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे, ये गलत हो रहा है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा इसमें इनकरेक्ट चूज करना है, तो हमारा उत्तर सेकंड और 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। यूजीसी नेट एनटीए 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र है ये, उसी का ये प्रश्न लिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि से संबंधित एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी, जो राज्य की तरफ से तकावी ऋण प्रदान करता था। ये कृषि कार्य हेतु दिए जाते थे, जो कि चौधरी और मुकद्दम के माध्यम से किसानों को वितरण किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार यात्री मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है? तो वो कौन सा शासक था, शासनकाल में था, इतिहासकार या यात्री का नाम हमें बताना है। तो ये था शेख मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक के शासनकाल में था शेख मुबारक, और ये भी एनटीए यूजीसी नेट 2019 जून का प्रश्न रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतें तेजी से बढ़ी, जिसका उल्लेख शेख मुबारक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन
कि कृषि व्यवस्था में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट कौन सा हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, हर एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ए कहता है उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुकुम ए मसाहत के स्थान पर हुकुम ए हासिल को अपनाया, यानी माप के स्थान पर फसल की बटाई को उसने अपनाया था। तो ये करेक्ट है। यहाँ थोड़े स्कैन में प्रॉब्लम हुई है फ्रेंड्स, तो मैं आपको रीड आउट कर दूंगी इसे, आप ध्यान से सुन लें इसे। तो बी कहता है गयासुद्दीन ने ग्राम प्रमुख को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उनकी परिलब्धियों का बहाल किया। फिर से देख लेते हैं। गयासुद्दीन ने ग्राम प्रमुख को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उनकी परिलब्धियों का बहाल किया। तो ये जो है ये करेक्ट होगा। फिर सी कहता है उसने खेती और चारागाह को कर निर्धारण से छूट प्रदान की, ये भी करेक्ट है। और डी कहता है उसने भू राजस्व की प्रथा को भी जारी रखा और उसे प्रोत्साहित किया। यहाँ ये गलत हो रहा है और यही हमारा उत्तर बनेगा। ये गलत है और इसमें इनकरेक्ट चूज करना था, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये यूजीसी नेट 2019 का ही प्रश्न रहा है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। उसकी आर्थिक नीति का आधार रस्मो मियान था, अर्थात संयम, शक्ति एवं नरमी के बीच एक संतुलन लेके चलना, इसे कहते हैं हम रस्मो मियान। तो आगे देखते हैं। उसने अलाउद्दीन खिलजी की कृषि व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए थे। तो क्या परिवर्तन किए थे, जैसे कि यहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, चलिए मैं इसे रीड कर रही हूँ। जैसे कि नंबर 1 हो जाएगा, किसानों का बोझ कम करने के लिए हुकुम ए मसाहत माप के स्थान पर हुकुम ए हासिल को अपनाया था। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ग्राम प्रमुख को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के अलाउद्दीन के सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया और उनकी परिलब्धियों को बहाल किया। और नंबर 3, खेत और चारागाह को कर निर्धारण से छूट प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे एक पैरा दिया हुआ है और उसके आधार पे हमें उत्तर देना है। तो चलिए एक बार पैरा रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है, बर्नी एक भिन्न प्रकार का इतिहासकार था जिसकी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में 1357 में लिखित कृति उन बिंदुओं से शुरू होती है जहां मीनहास उस सिराज ने अपना आख्यान समाप्त किया था। बर्नी अपने सहकर्मी से भिन्न है, विशेष रूप से इसलिए कि वह वंशागत और राजनीति के बजाय जीवन के पहलुओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और धार्मिकता को उठाता था। वह इनमें भी अनुपम है कि वह घटनाओं के प्रति स्वयं अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत स्वेच्छाचारी राजतंत्र स्थापित अभिजात वर्ग और गैर कुलीन वर्ग के नवोदित वर्ग के बीच
त्रिकोणीय संबंध पर आधारित है। तो यहाँ पे प्रश्न शुरू हो रहा है, चलिए हम प्रश्न देख ले। बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध के कौन से तत्व हैं? जो त्रिकोणीय संबंध दिखा रहा है उसके कौन कौन से तत्व हैं? तो पहला ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग, गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्गी। और ये भी दिसंबर 2019 का नेट का पेपर का प्रश्न रहा है। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल में भारत में रहा। बर्नी की प्रसिद्ध कृति तारीख फिरोज शाही है। बर्नी ने वंशानुगत और राजनीति के बजाय जीवन के पहलुओं जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिकता को उठाया था। उसके द्वारा दिए गए सिद्धांत स्वेच्छाचारी राजतंत्र स्थापित, ये वही रिपीट हो रहा है जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है पैरा में। तो एक बार फिर से रीड ही कर लेते हैं। स्थापित अभिजात वर्ग, गैर कुलीन वर्ग, नवोदित वर्ग के बीच त्रिकोणीय संबंध पर आधारित मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उस पुस्तक का नाम बताएं जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उन बिंदुओं से शुरू होती है जहां मीनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक समाप्त किया था। तो वो था तारीख़ फिरोज शाही। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ये भी दिसंबर 2019 का प्रश्न रहा है। बर्नी की प्रसिद्ध कृति तारीख़ फिरोज शाही के बारे में कहा गया कि यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत के बारे में उन बिंदुओं से शुरू होती है जहां से मीनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी को समाप्त किया। बर्नी ने उस समय की घटनाओं के प्रति स्वयं अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से बर्नी की लेखन शैली के बारे में क्या सही है? तो यहाँ नीचे ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे। क्या सही है, केवल सही हमें बताना है। तो पहला कह रहा है बर्नी ने राजवंशीय इतिहास लिखा, गलत है। इसके बाद बर्नी राजनीतिक घटनाओं की तारीखें प्रदान करने में सटीक था, ये भी इनकरेक्ट हो रहा है। फिर बर्नी का वर्णन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर समाप्त होता है, ये भी गलत होगा। फिर उसके बाद देखते हैं बर्नी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास के इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास करता था, बिल्कुल सही है। अभी हमने पैरा में भी इसे पढ़ा था, तो यही हमारा आंसर बनेगा, यही सही है। दिसंबर 2019 का ये प्रश्न रहा है। बर्नी अपने इतिहास द्वारा अपने समकालिक उच्च वर्ग का पथ प्रदर्शन करना तथा अपने समकालीन शासकों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। उसने अपने सहकर्मियों से भिन्न वंशगत और राजनीति के बजाय जीवन के पहलुओं जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिकता को उठाया था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज तुगलक के शासनकाल के घटनाओं का वर्णन किया था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। बर्नी का तारीख़ फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य था। तो बर्नी का तारीख़ फिरोज शाही उसने क्यों लिखा था? तो उसका जो उद्देश्य बनता है वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का ये प्रश्न रहा है। बर्नी ने अपने पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही के माध्यम से इतिहास की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए
इतिहासकार के कर्तव्य का भी उल्लेख किया है। इस इतिहास में उसने सुल्तान बलबन के राज्यकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने कहाँ तक इतिहास लिखा है। तो सुल्तान बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास लिखा है। इसके माध्यम से इतिहास द्वारा अपने समकालीन उच्च वर्ग का पथ प्रदर्शन करके अपने समकालिक सुल्तान फिरोज शाह के समक्ष एक आदर्श रखना चाहता था। मीनहाज सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इस पुस्तक की जो शीर्षक रहा है वो हो जाएगा तबकाते नासिरी। ये भी दिसंबर 2019 का प्रश्न रहा है। मीनहाज उस सिराज दिल्ली के मामलुक सुल्तान के प्रमुख इतिहासकार थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के लिए तबकाते नासिरी नामक पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक में सिराज ने अपने धार्मिक विचारों, इस्लाम और मुस्लिम शासकों के लिए अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो ये कहता है उसे मालूम था कि नमाज यानी प्रार्थना कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोज़ा उपवास नहीं रखा। तो इसमें हमें जो कथन सही है उसी को चूज करना है। तो ए हमारा करेक्ट होगा। उसने नशीले पेय को निषिद्ध किया, बिल्कुल सही है। उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ये गलत है। और वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहमत था, ये भी गलत हो रहा है। तो हमारा ए और बी करेक्ट होगा। ए और बी हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये भी एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का प्रश्न रहा है। द्वितीय प्रश्न पत्र, अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसका वास्तविक नाम, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि अली गुशब किसका नाम है। एनटीए यूजीसी नेट के अगर आप ओल्ड पेपर स्टडी करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा अली गुशब किसका नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी का था। जूना खां खिलजी भी इसी का नाम रहा है, तो ध्यान रखिएगा। यह एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने आक्रामकता के साथ राज्य के विस्तार दक्षिण भारत के मदुरई तक किया। यह दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने नशीले पेय पदार्थों को निषिद्ध किया। उसने अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए स्थायी सेना की व्यवस्था की। सैनिक योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाने थे, न कि वंश अथवा जाति के आधार पर। वह राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहमत नहीं था। राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए सुल्तान ने न्याय व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया था। तो ये बात हो गई अलाउद्दीन खिलजी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुलबर्ग की जामी मस्जिद के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? यानी फिर से हमें करेक्ट चूज करना है। तो ये कहता है भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए थे कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भवन है, ये भी करेक्ट होगा।
इसमें खुला प्रांगण है, यहाँ ये गलत हो रहा है, इसमें प्रांगण नहीं है। 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है, ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो करेक्ट बन रहा है ए, बी और डी देख लेते हैं। ए, बी और डी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी दिसंबर 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रश्न रहा है। बाहमनी शासक सुल्तान फिरोज शाह के काल में 14वीं शताब्दी ईस्वी में गुलबर्ग की जामी मस्जिद का निर्माण कराया गया। इस मस्जिद की प्रमुख विशेषता थी, नंबर 1 हो जाएगी, इसमें भारतीय और ईरानी शैली इस तरह सम्मिलित है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा कहता है एक आंगन के बिना भारतीय मस्जिद का एक दुर्लभ उदाहरण है, क्योंकि पूरी संरचना एक छत से ढकी हुई है। 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है। इस भवन में अलंकरण बहुत कम है, लेकिन यह बौद्धिक महानता और मौलिकता का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालय बावली अभिलेख में स्वतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्ण शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? तो किसके सुशासन की बात यहाँ की गई है? तो ये गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात की गई है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, और ये भी दिसंबर 2019 का प्रश्न आया। गयासुद्दीन बलबन एलवारी तुर्क था। बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया, जिसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की। अपनी योग्यता के कारण ही रजिया के समय में अमीर ए शिकार, अलाउद्दीन मसूद के समय अमीर ए हाजिब, मोइजुद्दीन बहराम के समय अमीर ए आखूर के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र बनाया गया। इसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 दल का दमन किया और ईरानी आदर्शों को स्थापित करने के लिए सिजदा और पाबोस नामक प्रथा की शुरुआत की थी। ईरानी त्योहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया। उसके शासन काल की सुदृढ़ता को देखकर भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्ण शयनरत हो गए, ऐसा माना जाता है। तो ये कहा गया है किसके बारे में? तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में। आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नांकित में किसने की? तो ये स्थापना हुई है मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ये भी दिसंबर 2019 का प्रश्न रहा है। मोहम्मद गौरी के सेनापति में बख्तियार खिलजी गाजी इख्तियार ने पूर्वी भारत बंगाल बिहार तक अपने अभियान को चलाया। उस समय बिहार बंगाल क्षेत्र पर सेन वंश के शासक पाल वंश के शासकों ने उसका विरोध किया। बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में बिहार को जीता और वहां स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया तथा लक्ष्मण सेन को पराजित कर बंगाल व बिहार क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया। उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर सैयद को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया। तो वो कौन सा सुल्तान था? ये था अलाउद्दीन खिलजी।
ये भी दिसंबर 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया तथा अपने आप को यामीन उल खलीफा नसीरी अमीर उर मोमिन यानी खलीफा का नायब की उपाधि धारण की। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने अली गुशब के नाम से जाना जाता है? देखिए अभी ये प्रश्न हमने सॉल्व किया है, जब हम उसे डिस्क्राइब कर रहे थे तो उसमें आया भी था, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो किसका नाम था? तो ये नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। किसी भी प्रश्न को अगर हम डिटेल में एक बार समझ लेते हैं तो उसे एक नहीं कई प्रश्नों के उत्तर हमें एक साथ ही आ जाते हैं और आगे के प्रश्नों में उसका रिवीजन भी हो जाता है। तो इसी की वजह से मैंने इस तरह की स्टडी को प्रारंभ किया है। तो फिर से यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करिए ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आपके कमेंट और एडवाइस के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो को क्रिएट करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं और ये सारे वीडियो कोई भी पेड वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, सब कुछ फ्री है, तो स्टडी में लगे रहिए। तो आ जाते हैं इसको थोड़ा विस्तार से इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। उसके बचपन का नाम अली गुरशब था। उसने राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हुआ। उसने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। इसका उल्लेख अपने सिक्के में भी उसने करवाया था। फरमान, जिन्होंने दिसंबर 2019 का एग्जाम दिया होगा वो भी पहचान पा रहे होंगे। फरमान पर एक प्रश्न आया था, फरमान किसके द्वारा जारी किया जाता था? तो फरमान जारी होता था राजा द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन काल से ही शासन करने वाले राजाओं द्वारा प्रजा, सैनिकों व अन्य देश के राजाओं के प्रति फरमान जारी किया जाता था। इस फरमान को मानने के लिए सभी बाध्य होते थे। जो इस फरमान को मानने से इनकार करता था, राजा उन्हें दंड का भागीदार बनाया जाता था, उसे दंड दिया जाता था। इस परंपरा को दिल्ली सल्तनत व मुगल वंशीय शासकों में अत्यधिक देखा गया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। और ये आया हुआ है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन LT ग्रेड की परीक्षा में 2018 में। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में करवाया था। इल्तुतमिश ने 1230 में जोड़कर इसमें कुछ और हिस्सा पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी जो करेक्ट है उसी को हमें चूज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहला कह रहा है इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा से प्राप्त की, बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया, ये भी करेक्ट है।
तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें उत्तर देना है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन एलटी ग्रेड 2018 का ये प्रश्न रहा है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। उसने सुल्तान पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा का प्रतिनिधि स्वीकृति पत्र को लेकर दिल्ली पहुंचा था। 1211 ईस्वी में हुसामुद्दीन एवज खलीफा सुल्तान गियासुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा और 1226 में इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने युद्ध में गियासुद्दीन को पराजित करके उसकी राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, जैसा कि हमने ऊपर टिक किया हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी जो न्यू व्यूअर हैं उनको, कि अभी मंडे को एक मैंने लाइव क्लास रखना स्टार्ट किया है जो कि वीकली रहेगी। तो आप जुड़ना चाहें तो लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं और उसकी टाइमिंग है 4 PM। तो नेक्स्ट मंडे को अब हम मिलेंगे। अभी कल अभी एक क्लास हो चुकी है मंडे को, तो नेक्स्ट मंडे को अभी मिलेंगे हम। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? देवगिरी का यादव शासक ये था रामचंद्र। पब्लिक सर्विस कमीशन एलटी ग्रेड 2018 का प्रश्न रहा है। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया, जहां के शासक रामचंद्र देव ने बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलीचलपुर की आय को भेजने का वादा किया। 307 में मलिक काफूर ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया और रामचंद्र देव के आत्मसमर्पण करने पर उसे दिल्ली भेजा गया, जहां अलाउद्दीन ने उसे राय रान की उपाधि दी और 6 माह के पश्चात 1 लाख सोने के टंके और नवसारी का जिला देकर उसके राज्य को वापस भेज दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावरदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? तो यह है ईसा खां का मकबरा। और ये भी एनटीए यूजीसी नेट 2018 द्वितीय प्रश्न पत्र रहा है। तुगलकों के स्थापत्य में समकालीन राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समस्या की झलक मिलती है। तुगलकालीन प्रमुख मकबरा गियासुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद फिरोज शाह द्वारा निर्मित इमारतों में हौज खास के निकट मदरसे या फिरोज कोटला का नगर और किला प्रसिद्ध है। तुगलक कालीन स्थापत्य शैली की महत्वपूर्ण विशेषता ढलाव दीवारें सलामी पद्धति है, जिसका अंतिम उदाहरण इस ईसा खां का मकबरा है। जबकि तुगलक कालीन खान जहां तेलंगानी मकबरा दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंट 1 पैसे डांग में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? ये रहे ऑप्शन, और ये एनटीए यूजीसी नेट 2018 का प्रश्न रहा है, द्वितीय प्रश्न पत्र। अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यहाँ इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उल्लेख किया। अलाउद्दीन ने बड़ी सेना को रखने के लिए ये व्यवस्था अपनाई थी ताकि दाम कम
रहने पर राजधानी में एक बड़ी सेना रखी जा सके। साथ ही उसने विद्रोह की समस्या दूर करने के लिए लोगों की आय पर नियंत्रण किया, अर्थात बाजार नियंत्रण का दाम कम हुए परंतु आय नियंत्रण से लोगों की क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ा। इसी संदर्भ में बर्नी ने उपयुक्त वक्तव्य कहा था, जो ऊपर आपने पढ़ा कि एक ऊंट 1 पैसा में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है। तो यहाँ हमारा फ्रेंड्स खत्म होता है आज का क्वेश्चन, और इस तरह के वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।